जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा कैफ 4 का पहला लेक्चर है, ओरिएंटेशन है। इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट जो है वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, तो वो डिस्कस करना है हमने। स्टार्ट करते हैं पहले टीचर इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया था 2008 में, और उसके बाद से अब तक फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन के साथ अटैच हूँ। तकरीबन काफ़ी साल हो गए, 17 साल हो गए हैं लगभग। अच्छा, अब सब्जेक्ट जो है उसके बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के नेचर के बारे में, ये कुछ जो प्लान किया मैंने आज लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस करनी है, आपके सामने वो डिस्प्ले किया है। ये जो मैंने इमेज आपके सामने डिस्प्ले किया, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप, लेक्चर माइंड मैप। लेक्चर माइंड मैप का मतलब ये होता है कि आज के लेक्चर में जो कुछ मैंने पढ़ाना है उसमें जितनी भी अहम चीज़ें हैं वो आपके सामने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया जाए, जिससे मेरे लिए पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, आपके लिए पढ़ना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो माइंड मैप है ये हम डेली आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बुक रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट तो सारे होंगे, लेकिन जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, फिर इसके अलावा एक्सप्लेनेशन जो हैं, वो मैं तो ज़बानी कलामी आपको बता दूंगा, लेकिन घर जाते जाते हो सकता है आप भूल जाए। तो बुक रीडिंग आपने लाजमी करनी है। हाँ, बुक रीडिंग के बाद जब आप रिवीजन करने के लिए बैठे तो सिर्फ इस माइंड मैप को पढ़ ले, काफ़ी है, ठीक है। आप चाहें तो बुक से भी याद कर सकते हैं, जो आपके साथ बुक शेयर की जाएगी। आप चाहें तो सिर्फ माइंड मैप से भी याद कर लें तो काफ़ी है। जो मेमोराइज करना है वो चाहे बुक से करें चाहे माइंड मैप से करें, दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप माइंड मैप से याद करते हैं तो बुक रीडिंग लाजमी है, समझ रहे हैं? ओके। इसका मकसद ये होता है, आसानी हो जाती है, आपको पता होता है कि कंसेप्ट में सबसे अहम चीज़ें ये हैं, अगर ये समझ लिया तो मतलब सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर का जो माइंड मैप है वो चूंकि ओरिएंटेशन है, तो सिर्फ ओरिएंटेशन के हवाले से चीज़ें लिखी हुई है इसमें। जो सब्जेक्ट हमारा है वो है कैफ 4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स। नेचर क्या है इस सब्जेक्ट की? सबसे पहले जो नेचर है इस सब्जेक्ट की, क्या ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या ये कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है? देखिए, अगर कंटेंट वाइज क्लासिफिकेशन करें ना तो शायद हम इसको क्लासिफाई करेंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। एक दो टॉपिक्स हैं उनमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन उसके अलावा इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर कैलकुलेशंस नहीं है, कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं। लेकिन याद रखें, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, ये दूसरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि लॉ जो है ना, लॉ इसमें लिखनी इंग्लिश ही है, नंबर्स कम हैं, अल्फाज हैं अल्फाज, लेकिन अल्फाज एज पर लॉ होने चाहिए। मतलब एज पर लॉ से मुराद कंसेप्ट्स वही होने चाहिए जो लॉ ने जिस चीज को यस बोला है हमने भी उसको यस बोलना है, लॉ ने जिस चीज को नो बोला है हमने भी उसको नो बोलना। यहाँ पे लॉ के अगेंस्ट हमने नहीं चलना, ठीक है। अल्फाज में थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन एज पर लॉ होना चाहिए। ये नहीं कि लॉ ने कुछ और कहा हो और हम कुछ और लिख दें। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी नेचर क्या है? ये लीगल नेचर, मतलब है थ्योरेटिकल, लेकिन थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ लिख दें अपनी तरफ। आप में से अच्छा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ये कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट तकरीबन सब। फिर तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी होंगी। तो सुन, इससे पहले पीआरसी में आपने अटेम्प्ट दी, और पीआरसी से पहले आपने कोई एफए वगैरह इंटरमीडिएट वगैरह किया होगा, एफए आईकॉम बीबीए वगैरह कुछ इस तरह की चीज़, एफएससी वगैरह की होगी, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने भी सीए में आने से पहले आईकॉम किया था, जब आईकॉम कर लिया तो किसी ने बताया कि सीए भी कोई चीज़ होती है, तो सीए स्टार्ट किया।
तो जिसने मशवरा दिया उसने साथ ये भी कहा कि होना नहीं है, साथ में बीकॉम भी कर लो ताकि टाइम ज़ाया ना हो। साथ में बीकॉम शुरू कर लिया, अल्लाह की करनी दोनों ही हो गए। लेकिन आईकॉम और बीकॉम में ना पढ़ाई का तरीकाकार डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। बाकी मुझे नहीं पता एफएससी में क्या सिस्टम है या आजकल क्या सिस्टम है, मैं उस वक्त अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। हमारे टीचर कहा करते थे कि क्या करना है, तुमने सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेनी है, जो किताब में होंगी हेडिंग फिट कर देना, उसके आगे नीचे एक्सप्लेनेशन में जो मर्जी लिख देना। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जितने भी है ना, उनमें अप्रोच होती थी नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, यानी जो मर्जी लिख ले, चाहे सही लिखे या गलत लिखे, नंबर आपको 20 में से 12 या 13 मिलने हैं एक सवाल में से, ठीक है। और वो जो पेपर चेक करने वाला है, वो टीचर हमें बताया करते थे कि वो उसने पेपर पढ़ना कोई नहीं है, तो सिर्फ हेडिंग शेडिंग देखेंगे, नंबर मिल जाएंगे। हमने इस अप्रोच के मुताबिक जो उस्ताद ने कहा था अमल किया और इसको बिल्कुल दुरुस्त पाया, ऐसा ही हुआ। एक पेपर ऐसा भी था 5 में से 7 में से 5 सवाल करने थे, मुझे 1.5 सवाल आता था और उसमें मेरे 75 में से 56 मार्क्स आए। इससे अंदाजा लगा लेके क्या होता होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हुआ करती थी इंटरमीडिएट में। लेकिन याद रखिए सीए में ऐसा नहीं है, वहां पे अप्रोच थी नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, इधर अप्रोच इधर राइट और रॉन्ग। आपका पेपर एक चीज कंफर्म कर लें, आप जो कुछ एग्जाम में लिखेंगे कि लिखा हुआ एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडिंग होगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहली ये चीज आप दूर कर लीजिए अपने ज़हन से, मिसकंसेप्शन अगर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी है आईकैप, आपका एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है और उसकी डबल चेकिंग भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने इस पेपर में जो कुछ लिखना है ठीक होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले तो ये चीज क्लियर कर दें, डन जी। यानी वो जो हमने इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में जिस अप्रोच के मुताबिक पेपर सॉल्व करते थे, सीए में वो अप्रोच नहीं चलनी। इसमें आपको वहां पे और क्या फर्क होता था, एक तो ये होता ना जो मर्जी लिख दो, एक और फर्क होता था कि 20-20 नंबर का 15-15 नंबर का सवाल आया करता था। ऐसा ही है, आजकल भी ऐसे होता है कि आजकल डिफरेंट है, छोटे छोटे सवाल आते हैं, हमारे समय बड़े बड़े सवाल आते थे, ऐसे ही। और क्या होता था, ऑप्शन होती थी, 8 में से 5 सवाल करने हैं, 7 में से 5 सवाल करने हैं, तो हम आधे चैप्टर छोड़ देते थे कि एग्जाम में चॉइस आएगी। आई कैप के पेपर में याद रखे कोई चॉइस नहीं है। आई कैप के पेपर में कोई बड़ा बड़ा 20 नंबर का 15 नंबर के सवाल नहीं आते। अगर कोई 12-13 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए तो उसके 3-4 हिस्से होते हैं, छोटे छोटे, 3 नंबर 4। आई कैप कहता है मैं 15 नंबर के साथ 3 सफ़े नहीं पूछूंगा, मैं 3 नंबर के साथ उन 3 सफ़ों में जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है 3 या 4 नंबर के साथ वो पूछूंगा। ये आई कैप की अप्रोच जहन में रखिएगा, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट सीए में आए हैं ना, आप जो भी सब्जेक्ट तैयार करेंगे उसमें कुछ कंसेप्ट्स होंगे इजी, कुछ कंसेप्ट्स होंगे मॉडरेट और कुछ कंसेप्ट होंगे डिफिकल्ट। गैस कीजिए कि आपको जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर है, इजी में से कितने नंबर का पेपर आएगा, मॉडरेट में से कितना और डिफिकल्ट में से कितना, गैस करें। 35 इजी में से 0%, मॉडरेट में से 25 to 30% और डिफिकल्ट में से 70 to 75%। और इसकी रीजन है, अभी आपको लगेगा यार ये क्यों, ना यही तो फर्क है बीए में सीए में, ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, इवन अगर खुदा ना खास्ता कोई ना भी बन पाए ना, तो इतनी चीजें सीख लेते हैं और फिर उसके बाद कैफ क्वालिफाई कर लें, आर्टिकल्स भी कर लें, तो ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि एक रीजनेबल प्लेस पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। आप लोगों को तैयार करवाया जा रहा है किस लिए, क्या किसी जगह क्लर्क की पोस्ट के लिए नहीं, किसके लिए, टॉप पोजीशंस के लिए कंपनीज में।
सीएफओ की पोजीशन, सीईओ की पोजीशन, डायरेक्टर्स की पोजीशन, मुझे खुद सोच के बताइए क्या ये इस पोजीशन के लोग हैं जिनके लिए आईकैप आपको तैयार करवाना चाह रहा है? क्या इन्होंने रूटीन के डे टू डे मैटर रिजॉल्व करने होते हैं कि इन्होंने कंपनी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन प्रेजेंट करना होता है? तो आप लोगों को रूटीन के मैटर्स का सोल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, इजी टास्क करने के लिए आपको तैयार नहीं किया जा रहा। आपको किस लिए तैयार किया जा रहा है? तो हाईएस्ट पोजीशन पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन के लिए। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन के लिए आपको तैयार करवाया जा रहा है तो इसका मतलब है तैयारी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। इसलिए ध्यान में रखिएगा, आप चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है इसलिए कुछ चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। आप लोगों का कोई भी पेपर होगा, कोई भी पेपर, अकाउंटिंग का पेपर मुश्किल हो तो इसे समझ में आता है हमारी कोर्स की लाई, लेकिन याद रखिए आईकैप की आदत है कोई भी पेपर होगा ना, इंग्लिश का पेपर भी, वो भी पास करना आसान नहीं होता। ठीक है, किस लिए? क्योंकि सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, आईकैप के पेपर मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मुश्किल पोजीशंस के लिए तैयार करवाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जो पेपर है, अब ये लीगल, अब अगेन ना तो इसमें याद रखिएगा बड़े बड़े मार्क्स से 15-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। और जो मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट होगा किसी भी चैप्टर में, आईकैप की आदत है, आईकैप नॉर्मली उसको टेस्ट करता है। कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, आईकैप इंश्योर करता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखे पेपर में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो गैस वर्क होता है ना, हमारे जमाने में गैस वर्क भी होते थे, वो टीचर बता दिया करते थे ये चैप्टर ये सवाल उसमें से आ जाया करते थे, कोई गैस वर्क नहीं होता यहाँ पे। आईकैप अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, आईकैप इंश्योर करता है हर चैप्टर में से टेस्टिंग होती रहे। ठीक है, एक पेपर था, कोई और पेपर था, आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात है, उस पेपर में एक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट का उस सब्जेक्ट से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे ये लगता था कि ये गलती से इंक्लूड कर दिया गया है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और पेपर में वो भी टेस्ट हो गया था। तो उसके बाद से मैंने असूल बना लिया कि आईकैप पेपर में एक लफ्ज़ भी आईकैप ने अगर इंक्लूड किया ना अजीब सा, तो वो लफ्ज़ हमने कवर करना है। आईकैप कोई भी कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है। असूल याद रखिएगा, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, हर कंसेप्ट को आपने पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, सीए में ध्यान में रखिएगा। कंप्लीशन और नहीं है कि हेडिंग याद कर ली तो काफ़ी है, नहीं, हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है वो भी आपका एक्यूरेट होना चाहिए, कंसेप्ट भी ठीक होना चाहिए। और ख़ास तौर पे लॉ के पेपर में तो ऐसा, लॉ आपको पता है ऐसा ही है, या तो किसी चीज़ की इजाज़त होती है या किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होती, दरमियान में ग्रे एरिया नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अहम है। फिर इसके बाद प्री रेक्विजिट नेचर समझ आ गई आपको? नेचर क्या है? लिखना अल्फाज, लेकिन लिखने में अपनी तरफ से कोई गपशप नहीं लगानी, वही कंसेप्ट लिखना है जो कि हमने पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या? प्री रेक्विजिट, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई दूसरा नॉलेज, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे FR2 से पहले FR1 पढ़ा होना जरूरी है, ऐसा ही है ना? तो लेकिन इसके लिए कोई इस तरह और भी 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं। ऑडिट का हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले काउंटिंग पढ़ा होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक लेवल की। लेकिन लॉ का सब्जेक्ट से पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी नहीं है, कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल क्या है? इससे पिछली अटेम्प्ट तक, ये पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी है, इससे पहले वाली अटेम्प्ट तक डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। अब डिफिकल्टी लेवल है हाई। डिफिकल्टी ये हाई किस वजह से है? पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, 100 मार्क्स का, 100 का, यानी इसमें भी 100 कंसेप्ट, एक होता था बिजनेस लॉ, एक होता था कंपनी लॉ, 100 कंसेप्ट इसमें। आईकैप ने दोनों को मर्ज किया और फिर कहा नहीं ये तो ज्यादा हो गया बच्चों के लिए, 2 सब्जेक्ट 100 कंसेप्ट इसमें, 100 कंसेप्ट तो कम होना चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करके आईकैप ने कोई 20 कंसेप्ट निकाल दिए। तो पहले जो 100 कंसेप्ट एक सब्जेक्ट में, 100 दूसरे में होते थे, अब दोनों को कंबाइन करके 180 कंसेप्ट आपने इस सेशन में पढ़ने हैं, तो बर्डन ज्यादा हो गया। और फिर जो दोनों सब्जेक्ट्स है ना, दोनों सब बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ,
इनकी है दोनों लॉ के सब्जेक्ट, लेकिन इनका स्कोप, इनका अटेम्प्ट करने का स्टाइल ये भी डिफरेंट है। तो अब यूँ समझिए एक नहीं दो सब्जेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्यों बोला आपके लिए? क्योंकि ये पहले भी ऐसे होता था, पहले भी ऐसा था। जब मैंने सीए किया उस वक्त बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ अलग अलग होता था, फिर उसके बाद इकट्ठा हो गया, फिर अलग अलग हुआ, फिर इकट्ठा। तो ये होता, ये चेंजेस होते ही रहती हैं। हो सकता है कुछ सालों के बाद फिर अलग हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें पता है क्या, इसमें अब हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से लेके चलना होगा कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डुएबल नहीं है, डुएबल बिल्कुल है। इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेपर इकट्ठा होता था, लोग तब भी पास करते थे, अब भी पास करेंगे। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि करूं कि ना, चले हाँ छोड़े। ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल, मुझे अजीब सा लग रहा है बात करते हुए भी। अच्छा चले, ये बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ ना डिफरेंट है। अभी आप लोगों के लिए नहीं, आपके जो दूसरे एक एडवाइस, एक पर्सनल एडवाइस के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर एक्सपर्ट की हर फील्ड, हर प्रोफेशनल की हर फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं होती। तो पहले बिजनेस लॉ था अलग और कंपनी लॉ अलग था, अब ये इकट्ठा हो गया ना, जरा कंपैरेटिवली मुश्किल हो गया है। तो मैं ये चाहता हूं आप या आपके जो दोस्त हैं, आपने तो हर डिसीजन कर लिया है, आप उनको मशवरा दीजिएगा कि थोड़ा सा सोच समझ के सिलेक्शन करें कि उन्होंने किस टीचर से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ना है, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैथ अच्छा पढ़ाता हूँ। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो हमारे प्रोफेशन में अच्छा। और याद रखिएगा सीए की जो टीचिंग है ना, ये आम क्वालिफिकेशन की टीचिंग बहुत मुश्किल है। इसमें हर टीचर जो है वो जान मारता है और मेहनत करता है। लेकिन फिर भी अब मैं थोड़ा मुख्तात अल्फाज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ टीचर्स की एक्सपर्टीज होती है एक सब्जेक्ट में, कुछ की होती है दूसरे सब्जेक्ट में। जब तक दोनों अलग अलग थे ये अप्रोच चल रही थी। जब कंबाइन होते हैं ना, तो फिर सिलेक्शन इस बेस पे करनी चाहिए कि दोनों टॉपिक्स जो हैं उसकी एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब ये डिसीजन करें, या आपके जो भी दोस्त, उनको आप ये ज़रूर बताइएगा कि रिसर्च कर लें। अगेन ये ना समझिएगा कि मैं इससे ये कह रहा हूं कि जी मेरे पास है मैं अच्छा पढ़ा, ऐसी बात नहीं है। फैक्ट यह है कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरे से बेहतर भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा है, पास में भी ऐसे हैं। ना तो मैं कोई पहला टीचर हूँ, ना आखिरी टीचर हूँ। एक वक्त ऐसा था जब मैं नहीं पढ़ाता था, तब भी बड़े बड़े अच्छे जो टीचर्स थे, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं सही पढ़ा पाता हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। एक वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूँगा, तब भी बड़े बड़े अच्छे टीचर। आप में से बड़े कमाल के टीचर्स होंगे चंद एक, ठीक है। हो सकता है कुछ इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे, लेकिन ये असल में आपका ना कैरियर का बहुत अहम डिसीजन होता है। और मैं चाहता हूँ ये डिसीजन आप लोग सोच समझ के लीजिए, ठीक है। बाकी चले वापस आते हैं। हाँ, पासिंग परसेंटेज का डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया हाई। क्यों डिफिकल्टी लेवल क्यों हाई? 2 का 1 हो गया, तो कोई बात नहीं, हम भी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे, इसमें क्या अर्थ है। पहले अगर हम फर्ज कीजिए घर में 1.5 घंटा पढ़ते थे, अब हम डेली 2 घंटा पढ़ लेंगे घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डेली 2 घंटे मुझे कमिट कर दें कि सर डेली 2 घंटे हम घर में पढ़ेंगे, क्लासेस लेंगे, असाइनमेंट करेंगे, रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। फिर इसके बाद लेकिन याद रखें, ये बात जितनी करना, जितनी सुनना और एग्री करना आसान है ना, उसके ऊपर अमल उतना ही मुश्किल है। आप एक दिन में तो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, रैंडमली, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंसी किसी भी अमल में बहुत मुश्किल होती है। तो आपने इसकी आदत डालनी है इंशाल्लाह। अगर आप कंसिस्टेंट हो के डेली ये सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंसेप्ट तो ज्यादा है, थोड़ा सा लीगल टेक्निकल भी है, लेकिन अगर इसको तरीके से करें ना, जो कि केस स्टडी करने का तरीका होता है, तो इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर लेंगे। पेपर पासिंग परसेंटेज
अगर तो बीला अलग होता, सीला अलग होता, तो मैं आपको बता देता कि लगभग 40% के करीब परसेंटेज है। जब ये अलग अलग होते थे ना दोनों सब्जेक्ट, तो परसेंटेज लगभग 40% होती थी। अब कंबाइन हो गए हैं, पहली अटेम्प्ट हुई है, इसका रिजल्ट अभी आना है, इसकी पासिंग परसेंटेज अभी आनी है। तो फिलहाल कंबाइन पेपर की पासिंग परसेंटेज नहीं है। कंबाइन होने से पहले दोनों पेपर्स की अलग अलग परसेंटेज क्या थी? लगभग 40%। हाँ, अब आप कहेंगे सर पेपर पहली दफा कंबाइन थोड़ी हो रहा है, आपने पहले बोला था कि कुछ साल पहले भी कंबाइन, तो उसकी पासिंग परसेंटेज क्या है? उसकी पासिंग परसेंटेज भी है। वो हम टीचर्स होते हैं ना, वो हमने चीजें इकट्ठी की होती है, लेकिन वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। समझ गया कि मैंने बताना? तो पहले ही दिन में बताना मुनासिब नहीं है। आगे चलते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न क्या होगा? 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यूज, उसके अलावा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन जिसे हम रटा वाला सवाल कहते हैं, और तीसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यूज हैं वो तो उनके बाएं हाथ की मार होंगे। सर पीआरसी में किया यही है, एमसीक्यूज की बेतहाशा प्रैक्टिस की है, वो तो पूछे ना, एक्सपर्टीज है। ओके, बिल्कुल ठीक। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, सर रट्टा लगाना है, रट्टा तो सर छोड़ दे, ये हम पे छोड़ दे, बस ये बता दे कि क्या क्या चीज याद करनी है, हम कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। तो हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस पे होगा। अब मैं थोड़ा सा ये पेपर पैटर्न समझाने। पेपर पैटर्न क्या है? 20% एमसीक्यूज, 32% के करीब थियोरेटिकल क्वेश्चन, लगभग 32%, और 48%, यानी लगभग आपका जो 50% पेपर है वो केस स्टडी बेस्ड होगा। इसका मतलब पता क्या? इसकी इंटरप्रिटेशन समझे। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपने अपनी बुक में से सारे कंसेप्ट 100% याद कर भी लिए, लेकिन केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका पास होना मुश्किल है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है मैं वो पेपर आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पैटर्न क्या होता है। आई कैप का हर पेपर आपको पता है 100 मार्क्स का है। ये पेपर भी 100 मार्क्स का है। 3 hours 15 मिनट इंक्लूडिंग 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ये रीडिंग टाइम क्या होता है ये सुन लें। रीडिंग टाइम का मतलब ये है, आप 9 बजे आपके पेपर का स्टार्ट टाइम है, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे 9 बजे, सीट पे बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 9 बजे से लेके 9:15 तक आपके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट नहीं होगी। 9:15 पे आपको आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिसके बाद आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। तो सवाल यह है कि वो 15 मिनट का टाइम क्यों दिया गया? वो इसलिए ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड करें और प्लान कर लें कि आपने कौन से वाला क्वेश्चन पहले करना है और कौन से वाला क्वेश्चन बाद में करना है, या हर क्वेश्चन के अंदर अहम चीजें क्या है वो आप नोट डाउन कर ले। अब ये 15 मिनट रीडिंग टाइम को कैसे आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ये आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये ज़हन में रखिए कि रीडिंग टाइम आई कैप ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसको रीड करना है। 15 मिनट के बाद आंसर शीट मिलेगी, आपने उसको करना शुरू करना है, और 3 घंटे का टाइम है, उसमें पेपर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन करने हैं। हमारे सिलेबस में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 25, बिजनेस लॉ के 15, कंपनी लॉ के 10, 25 चैप्टर्स हैं। 10 क्वेश्चन है। अच्छा, पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँ, 10 क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन नहीं है। 10 क्वेश्चंस का मतलब होगा प्रोबेबली 20 क्वेश्चन। वो कैसे? देखिए, हर क्वेश्चन के ना, तकरीबन हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स भी होंगे। जैसे ये तो 20 एमसीक्यूज हो गए ना, ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए। क्वेश्चन 2 2 पार्ट्स, ठीक है। ये अलग टॉपिक है चैप्टर, ये अलग हो गया। 3 के 2 पार्ट्स, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। इस तरह अगर आप देखते जाएं तो लगभग हर क्वेश्चन के आपको पार्ट्स नजर आएंगे, ए बी, ठीक है, ए बी, फिर उसके बाद ए बी सी,
फिर ए बी, तकरीबन हर क्वेश्चन के पार्ट्स है, ऐसा ही है। तो 10 क्वेश्चन हैं, अगर पार्ट्स को भी मिला लें तो ये हो गए 20, बल्कि एमसीक्यूज को निकाल दें 9 क्वेश्चन, हर एक के अगर 2 पार्ट हैं तो 9 दूनी 18। बताना क्या चाह रहा हूं कि आई कैप वैरायटी ऑफ चैप्टर्स को टेस्ट करता है, टोटल 25 है, इसमें से आई कैप ने 18 क्वेश्चन सेट किए, और 18 क्वेश्चन का मतलब है 25 चैप्टर में से 18 चैप्टर को आई कैप ने इधर ही टेस्ट कर लिया। किस लिए इतने ज्यादा? भाई ऐसा क्यों नहीं है कि 25 चैप्टर है तो सिर्फ 5 चैप्टर में से क्वेश्चन बना ले, जैसा हमारा इंटरमीडिएट में होता था। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि आई कैप सिलेक्टिव स्टडीज को डिस्करेज करता है। इवन जो बाकी चैप्टर्स रह गए हैं ना, उनको आई कैप ने एमसीक्यूज के जरिए कवर कर लिया। तो हर अटेम्प्ट में लगभग हर चैप्टर में से आई कैप टेस्टिंग जरूर करता है, आपको यह बताना चाह रहा हूं। सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। आपने जो अटेम्प्ट करना है, पीआरसी में तो कंप्यूटर पे करते थे, यहां पे क्या करना है? अब रिटर्न में करना है। इसका मतलब है डेली हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई कैप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस को वैसे चेंज कर रहा है, एमएसए में चेंज किया, सीफैप में चेंज किया, अब शायद आने वाले दिनों में कैफ में भी चेंज कर दे, सिस्टम को सारा कंप्यूटर बेस्ड लिया है। फिलहाल कंप्यूटर बेस्ड कैफ नहीं है, कैफ के अलावा पीआरसी भी कंप्यूटर बेस्ड है इंटायरली, और सीफैप और एमएसए भी कंप्यूटर बेस्ड है, कैफ भी शायद हो जाए, लेकिन बहरहाल फिलहाल नहीं। तो आपने इस पेपर रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना, इसका मतलब है हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर बेस्ड होता मैं आपको कहता टाइपिंग प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी क्या है, रिटर्न प्रैक्टिस कर। और आपने जो लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू पेन से नहीं। ब्लैक पेन के अलावा, ब्लैक के अलावा और कोई भी कलर आपने यूज नहीं करना है। इवन जो रूटीन की असाइनमेंट होगी ना, उसमें भी आदत डालें, क्योंकि जो आदत आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, वही एग्जाम में आदत पड़ेगी आपको। तो आपने हमेशा ब्लैक पेन को यूज करना है। कोई भी बॉल पॉइंट एक सेलेक्ट कर लें, जेल पेन वगैरह पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, बॉल पॉइंट कोई भी यूज कर लें। वो क्या होता है, पिकासो, पियानो, किस तरह का जो पेन होते हैं आजकल, कौन सा पेन चलता है, कौन सा? हाँ चले, जो भी है। तो ब्लैक को यूज करें, ब्लैक के अलावा और कोई कलर आपने यूज नहीं करना, ब्लू कलर भी यूज नहीं करना आपने। यूज द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है तो आपने आंसर शीट के पहले पेज पे अटेम्प्ट करना है। पहले पेज में कोई बबल शीट स्टाइल में आपको पेज देगा, जिसमें आपने क्वेश्चंस के आगे उसको हाईलाइट करना होगा कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर पे एमसीक्यूज को टिक नहीं लगाना, आंसर शीट पे इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए अब जरा कुछ इन इंस्ट्रक्शन से अभी तक जो हमने एनालिसिस किया ना, उसमें अहम चीज हमें क्या पता चली है कि आई कैप हमारे सिलेबस में लगभग हर 25 चैप्टर्स हैं, लगभग हर चैप्टर को टेस्ट करेगा, रिप्रोडक्शन के जरिए से, केस स्टडी के जरिए से, या एमसीक्यूज के जरिए से चैप्टर लगभग। इसलिए हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करती। अभी तक की डिस्कशन का सबसे अहम पॉइंट ये था, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। और ये मेरी एडवाइस है आपको पूरे सीए में, कभी सिलेक्टिव स्टडी ना कीजिएगा किसी सब्जेक्ट में। आई कैप क्या करता है, एक मैं आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं, अगर मैं समझा पाऊं तो। एक एग्जामिनेशन बॉडी है, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बॉडी, आई कैप का भी तकरीबन सेम स्टाइल है। एग्जामिनर कमेंट्स, उसने एग्जामिनर कमेंट्स में एक एग्जाम्पल के जरिए से चीज समझाई। उसने बोला कि एक, उसने डायग्राम तो मैं खुद बना के आपको समझा रहा हूं, उसने इसको टेक्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। ये 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। दोनों स्टूडेंट्स के पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। इसका भी 1 2 3 4 5 6। जो चीज समझा रहा हूं पूरे सीए में काम आएगी इंशाल्लाह, गौर से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6। पहला स्टूडेंट उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 परफेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्ट किया, और टाइम खत्म हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1
50% किया। क्वेश्चन नंबर 2 50% 3, 50% 4, 50% 5, 50% 6, 50%। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दोनों की सेम है। इसने भी 50% पेपर अटेम्प्ट किया है, इसने भी 50% पेपर अटेम्प्ट किया है। स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। गैस कीजिए किस स्टूडेंट के पास होने के चांसेस ज्यादा हैं? बी के पास ज्यादा है। यही उसने समझाया था। इसने सिलेक्टिव स्टडी की है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। या सिलेक्टिव स्टडी नहीं भी की तो उसने एग्जाम में हर क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करने के ऊपर तवज्जो दी है। इस फॉन्ड ने सिलेक्टिव स्टडी ने कवर सारा सिलेबस किया है, लेकिन हर सिलेबस के हर एक पॉइंट को मॉडरेट लेवल तक किया है, डेप्थ पे नहीं किया। इसने टॉपिक चंद किए हैं, लेकिन किए हैं डेप्थ के साथ। इसने टॉपिक आधे किए हैं, टॉपिक सारे किए हैं, लेकिन किए 50%, डेप्थ नहीं। तो याद रखिएगा, आई कैप भी और प्रोफेशनल बॉडीज भी कवरेज मांगती हैं। वो ये कहती हैं सिलेबस कंप्लीट करो, परफेक्ट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है, बजाय ये कि सिलेबस में 25 है ना चैप्टर्स, तो बजाय ये कि 12 चैप्टर्स बेहतरीन करें, 13 चैप्टर्स बेहतरीन करें और बाकियों को छोड़ दें, ये वाला पास होना मुश्किल है। हाँ, सारे चैप्टर्स जो है वो आप मॉडरेट करें। यानी आपको कोई पूछे भैया कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बेहतरीन आता है, आप कहें ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर बेहतरीन। हर चैप्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे हर चैप्टर में कंसेप्ट में कुछ ना कुछ आता भी है। याद रखें, यही स्टूडेंट आई कैप को चाहिए और यही पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो स्टूडेंट कहे कि मेरा बिजनेस लॉ तो बेहतरीन है, वो कंपनी लॉ में थोड़ा गड़बड़ है। सर अगर बिजनेस लॉ में 40 नंबर आ जाएं और कंपनी लॉ वाले पोर्शन में 20 नंबर आ जाए तो पास हो जाएंगे? पास तो हो जाएंगे वैसे, अगर मैं ऐसे हो जाता है, लेकिन याद रखिए ये बेहतर अप्रोच नहीं है। बेहतर अप्रोच क्या है? क्या हर चैप्टर को 100% कंप्लीट परफेक्शन लेवल पे तैयार करके आगे चलें, कि मॉडरेट लेवल पे हो गया तो फिर आगे चलें मॉडरेट? तो याद रखिए, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सिलेबस सारा करना है, कवरेज सारी। हाँ, डेप्थ आपकी मॉडरेट लेवल पे भी होगी तो चलेगी। ये एग्जांपल याद रखिएगा, आपने हमेशा बी टाइप का स्टूडेंट बनना है कि हर चैप्टर आता है लेकिन मॉडरेट लेवल तक, बजाय इसके कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं और बाकी की तैयारी नहीं की। आगे चलते हैं। अब मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा था। 3 तरह के मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताए। पहला कौन सा है? एमसीक्यूज। पहला सेक्शन है सेक्शन ए पेपर का, एमसीक्यूज है। इसमें बिजनेस लॉ के क्वेश्चन एमसीक्यूज भी शामिल होंगे, कंपनी लॉ वाले पोर्शन के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, यानी कंबाइन है। क्लियर? 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 20 एमसीक्यूज नहीं है। मार्क्स 20 है, एमसीक्यूज की तादाद उससे कम हो सकती है। क्यों भला? क्योंकि कुछ एमसीक्यूज हो सकता है 1.5 मार्क के हों, कुछ 2 मार्क्स के हों। आई कैप थोड़ा कम्प्लेक्स जब टेस्ट करना चाहता है तो उसको फिर 2 मार्क्स देता है या 1.5। आप देखेंगे स्टार्ट में तो 1 मार्क्स ही है, लेकिन ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल है थोड़ा, इसने इसको 1.5 मार्क्स दे दिए। ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको उसने 2 मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज के 1 नंबर है और कुछ के मार्क्स 1.5 या 2 भी है। तो टोटल मिल मिला के कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे बिजनेस लॉ वाले पोर्शन में से, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे कंपनी वाले पोर्शन में से। ठीक है, अगर आपने कंबाइन पेपर देना है तो आपको इस तरह कंबाइन पेपर आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस लॉ पास कर लिया हुआ पुराने के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ सीला का 50 मार्क्स का पेपर देना है, उनको 50 मार्क्स का पेपर आएगा, उनके पासिंग मार्क्स 25 होंगे। उनको सिर्फ वही क्वेश्चन वाला पेपर दिया जाएगा जिसमें उनके अपने कंपनी लॉ वाले क्वेश्चन होंगे या बिजनेस लॉ। एमसीक्यूज वाले क्लियर? एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन पहचानने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी। ये कौन सा सेक्शन है? ये है जी, हाँ, ये बिजनेस लॉ। सेक्शन बी बिजनेस लॉ वाला और सेक्शन सी जो है वो कंपनी लॉ वाला। अब इसमें गैस करें कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में? 40। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 40 मार्क्स का सेक्शन बी बिजनेस लॉ के क्वेश्चन, 40 मार्क्स का सेक्शन सी
कंपनी लॉ के क्वेश्चन। इसका मतलब है बिजनेस लॉ के 50 हो गए, कंपनी लॉ के भी 50 हो गए। बिजनेस लॉ के 50 कैसे हो गए? 40 मार्क्स सेक्शन बी में और 10 मार्क्स सेक्शन ए में, और कंपनी लॉ के भी 50 मार्क्स 50 कैसे? सेक्शन सी के 40 मार्क्स और 10 मार्क्स एमसीक्यू में से। डन। अच्छा आप जरा मुझे बताइए, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्या हर सेक्शन में अलग अलग पासिंग मार्क्स लेना जरूरी है? नहीं, कंबाइन, ये एक ही पेपर आपका, आपके कंबाइन मार्क्स देखे जाएंगे, उसकी बेस पे फैसला होगा। ठीक है जी। अगर फर्ज कीजिए सेक्शन ए में आपके 20 मार्क्स आगे, फर्ज करिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग, सेक्शन बी में 40 मार्क्स आ गए, 60 हो गए, सेक्शन सी 0, क्या पास हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल पास हो जाएंगे। एग्रीगेट मार्क्स 50 या उससे ज्यादा होने चाहिए, हर सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी नहीं। अच्छा नेक्स्ट आप मुझे बताइए, क्वेश्चन 2 में मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज तो सारे सेक्शन ए में क्लियर हो गए। सेक्शन बी बताइए, क्वेश्चन 2 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, केस स्टडी है? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सिनेरियो लग रहा है, सिनेरियो बन रहा है, सिचुएशन बता रहा है। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे केस स्टडी को। ये तो एक आपने अपनी जजमेंट की बेस पे बता दिया ना, तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी जजमेंट रिफाइन होती जाएगी। ये आपसे डिफरेंस किस लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ड्राफ्टिंग स्किल्स में पहला स्टेप क्या होता है भाई, पहचानो क्वेश्चन किस तरह का है, उस तरीके से ड्राफ्टिंग होगी। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार कुछ और है, और केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आप स्टूडेंट है ना, मैंने इसलिए स्टार्ट में एक बात की थी, दोबारा मैं उससे मिलती जुलती बात करने लगा। आप स्टूडेंट हैं, आप के कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे होते, सारे सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे, आपने अपनी असेसमेंट ड्यू डिलीजेंस करनी है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, हर एक की अपनी अप्रोच होती है। देखिए बात को ऐसा था ना, मेरी तबीयत खराब होती है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर कोई दूसरी मेडिसिन देता है, कोई दूसरी मेडिसिन, कोई कहता है सर्जरी करवा लो, कुछ कहता है नहीं मेडिसिन से ही आराम आ जाएगा। हर एक की अपनी प्रैक्टिस है, हर एक की अपनी प्रैक्टिस है। तो उसी तरह टीचिंग प्रोफेशन भी, टीचिंग भी एक आर्ट है। ठीक है, इसमें हर एक के तैयारी करवाने का अपना तरीकाकार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ड्राफ्टिंग स्किल जो है आपको सिखाना वो मेरी जिम्मेदारी है। अब हर एक प्रोफेशनल का अपना तरीका है, हर टीचर ने अपने तरीके से अपने स्टूडेंट को समझाना है ड्राफ्टिंग स्किल। तो मैं जो चीज़ें आपको समझाऊं, मुझे अंदाज़ा है ये ऐसा होता है। अब मैं खुल के सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, जाहिर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो फिर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं परेशान होके, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि डिफरेंट टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, सिखाने का, प्रैक्टिस करवाने का तरीकाकार डिफरेंट है। जो स्टूडेंट जिस टीचर के पास जाता है ना, उसका पहला काम तो ये होता है कि टीचर की सिलेक्शन बड़े ध्यान से करे। फिर एक दफ़ा जब टीचर की सिलेक्शन कर ली ना, फिर उसके ऊपर शक करना नहीं बनता। अब जिस भी टीचर के पास है, जो वो कह रहा है, क्योंकि आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी फिर उस पर आ जाती है, आप जो वो कह रहा है आपने उसको फॉलो करना है। मेरी तबीयत खराब है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, पहले मैं अच्छे तरीके से रिसर्च कर लूंगा, डॉक्टर कैसा, रेपुटेशन कैसी है, 2-4 लोगों से पूछ लूंगा। लेकिन फिर जब वो डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, सिलेक्शन कर ली, फिर जब मुझे मेडिसिन देगा ना, तो मैंने कैप्सूल खोल खोल के नहीं देखना इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैंने क्या करना है, बगैर देखे उसको खा लेना, शक नहीं करना फिर उसके ऊपर। ये असूल होता है। तो केस स्टडीज को प्रैक्टिस करवाने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन रिसेंटली आईकैप के अगर आप पेपर को देखें तो केस स्टडीज की नेचर और उसका टेस्टिंग स्टाइल और उसको प्रेजेंट करने का स्टाइल चेंज हो चुका है। 5 साल पहले केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का स्टाइल कुछ और होता था, अब लेटेस्ट स्टाइल कुछ और है। अगर आप 5 साल पहले के और अब के आईकैप के पास पेपर उसके सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसीलिए हो सकता है कि मेरा केस स्टडी करवाने का स्टाइल किसी और के केस स्टडी करवाने के स्टाइल से डिफरेंट हो। अगर ऐसा है तो आपने परेशान नहीं होना।
आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे है। कोई शक शुबे वाली बात हो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको आई कैप के सोल्यूशन, कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा और बता दूंगा कि मैं कौन सी चीज़ क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ अप्रोचेज ऐसी हैं हमारे प्रोफेशन में चल रही हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये तो बड़ा एग्रेसिव ओपिनियन हो जाएगा ना ये कहना कि कोई तो, मैं उनसे पर्सनली एग्री नहीं करता। तो आपने भी क्या करना है, अगर आपका कोई बैचमेट है, कोई दोस्त है, वो किसी और टेक्निक से, किसी और तरीक़ाकार से इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, ना उसको परेशान करना। उसको भी नहीं कहना कि भाई ये ऐसे नहीं, हमने तो ऐसे किया, नहीं नहीं नहीं, उसको उसके तरीके से चलने दें, आपने उस तरीके से चलना है जिस तरीके से मैं आपको चला रहा हूं। जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको वैसे कोई लगे कि साहब आपका हक है, देखिए आप आ रहे हैं ना, आपके कैरियर का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने फीस दे दिया और इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ आपकी फीस नहीं है। ठीक है, फीस तो कोई छोटी सी अमाउंट है, असल चीज क्या है, आपका कैरियर, आपका टाइम, आपके 6 महीने। और खास तौर पे हर स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यही अटैम्प्ट, पहली अटैम्प्ट आखिरी अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, उनके पास इतना टाइम, इतने रिसोर्स बाज का नहीं भी होते। ठीक है, तो इसलिए आपका ये हक है, आपको कोई चीज़ अगर लगे कि सर ये चीज़ आप जो है ना वो ठीक नहीं करवा रहे, ठीक है, या ये आपकी स्पीड स्लो है, या आपने इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो आपका हक है, आप मुझे पूछ सकते हैं और आपको मुतमिन करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी किस लिए अपना रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। ठीक है, वो चीज़ें जो है ना हमने कैलकुलेटेड और प्लान करके रखी हुई है। बहरहाल, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आ गए, हर क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ पहला स्टेप किया है, भाई ये पहचानने के क्वेश्चन की किस्म कौन सी है। एमसीक्यूज तो दूर से पहचाना जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात रिप्रोडक्शन और केस स्टडी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बस मेरी तसल्ली के लिए आखिरी चीज़ के तौर पर मुझे बता दीजिए, आपके ख्याल में सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रिप्रोडक्शन है या केस स्टडी? शाबा। और क्वेश्चन 7 क्या बेहतरीन होगी मेरी तसल्ली। तो ये आपको अंदाजा हो गया कि 3 तरह के क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं। एमसीक्यूज, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, एमसीक्यूज 20, बिजनेस लॉ 40, कंपनी लॉ 40। ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर जो 40 मार्क्स हैं, इसमें लगभग कोई 16-17 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए रिप्रोडक्शन के, और 22-23 मार्क्स होंगे केस स्टडी। घर जाके चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को मार्क करके ना, ये रिप्रोडक्शन और केस स्टडी परसेंटेज क्या बनती है, तो लगभग वो ही परसेंटेज बनेगी इंशाल्लाह जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। 1-2 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये तो फिक्स्ड है 20%। इनमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। डन जी, ये पेपर पैटर्न समझ आ गया आपको? ओके, अच्छा इस चीज है, और मैं आपको बता दूं रीजन ऑफ फेलियर, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर, पास फेल होने की क्या रीजन, ये सुन लीजिए। अच्छा, साइकोलॉजी ये कहती है, अगर गुड न्यूज में इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, इतनी अटेंशन कैप्चर नहीं करता जितनी के बैड न्यूज अटेंशन कैप्चर करती है। ठीक है, वो मीडिया का एक रूल भी है, इफ दिस इज नॉट बैड दिस इज नॉट न्यूज, क्योंकि बैड न्यूज जो है ना वही कैप्चर करते हैं। हाँ, वो इशफाक अहमद साहब भी एक जगह पे इस तरह की बात करते हैं कि अगर ये खबर ये आए ना कि किसी पार्क में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने गाजर मूली काट के खाई, तो ये कोई नहीं इसमें इंटरेस्ट लेगा। और अगर ये खबर आए कि किसी के पास छुरी थी, उसने गाजर मूली की तरह दूसरों को काट दिया, ये सारे इसके ऊपर तवज्जो देंगे, तो नेगेटिव। तो मैंने ये नहीं लिखा कि रीजन ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट, नहीं, वो आपने इतनी टेंशन नहीं लेगा, सर हाँ मेहनत करनी है, सारा कुछ पढ़ना। क्या है रीजन ऑफ फेलियर, वाइट करना है। ठीक है, क्योंकि फेलियर के साथ, लफ्ज के साथ ना थोड़ा सा आप अलर्ट होंगे। पहली रीजन क्या है फेलियर की? रिटन प्रैक्टिस। अकाउंटिंग में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, दबा के प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता। अच्छा, मेरे अपने साथ ही, मैं भी जब स्टूडेंट था ना, ये था 3-3 घंटे करवा लो मेरे से अकाउंटिंग के क्वेश्चन, एक ही चैप्टर के क्वेश्चन करवा लो बार बार। वो एक दिन 6-7 घंटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक था, जब मैं स्टूडेंट था, वो टैली होते जा रहे थे, करता जा रहा था 5-6 घंटे, पता ही नहीं चला। और थ्योरी जैसे ही पढ़ना शुरू किया, यकीन करें 15 मिनट के बाद नींद आ गई। ऐसे होता है, नींद आ जाती है, पढ़ने को दिल नहीं करता, लिखना मौत पड़ती है। ठीक है, ये नेचुरल, लेकिन करना पड़ेगा रिटन। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस आपने इसके साथ अटेम्प्ट लाजमी
रोज का काम आपको असाइनमेंट तकरीबन डेली बेसिस पे दी जाएगी, आपने इसकी रिटर्न प्रैक्टिस लाजमी करनी है। हाँ, मेरी कोशिश होगी कि जो फजूल किस्म के, फजूल नहीं कहना चाहिए, मतलब जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है वो आपको लिखने के लिए ना दो, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ताकि आपको लिखते हुए भी आपको एनालिसिस करें, ठीक है, आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव हो। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है वो तो याद कर लें तो उसका हक अदा हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, सेशन में एक दफा भी अगर क्वेश्चन लिख लिया तो काफी हो जाता है। दूसरी रीजन क्या, सिलेक्टिव स्टडीज। क्या 25 चैप्टर है सर, बिजनेस लॉ तो बेहतरीन शुरू में किया था ना, बिजनेस लॉ तो वो तो बेहतरीन तैयार हो गया है, कंपनी लॉ तक पहुंचते पहुंचते रिजल्ट भी आ गया था, दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे साथ में, अब वो थोड़ा ना हल्का रह गया है। ये काम नहीं करना। हमारी कोशिश होगी जो लेक्चर का बर्डन पहले दिन है वही आखिरी दिन रहे, ठीक है ना। तो हमने ऐसा करना है कि शुरू में ज्यादा तेज एंड में स्लो, ना शुरू में स्लो एंड में तेज। नॉर्मली आपको पता है टीचिंग प्रोफेशन में कैसे होता है, शुरू में स्लो स्लो चलते हैं, एंड में जरा भागम भाग चल जाती है। हम टीचर्स ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये ना हो, पहले दिन जो बर्डन हो आखिरी दिन भी उतना ही बर्डन हो। आपने भी इसी तरह करना है कि जो 2 घंटे मैं डेली आपसे मांग रहा हूं ना, आपने थ्रू आउट द सेशन ये 2 घंटे जरूर देने हैं। इस सब्जेक्ट का हक किसी और को नहीं देना, और ना ही किसी और सब्जेक्ट का हक इसको देना है। 2 घंटे से कम नहीं तो 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं। 2 घंटे से ज्यादा का मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी है। हाँ, अगर एक ही सब्जेक्ट हो तो फिर और बात है, फिर तो 6 घंटे पढ़ लें। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट से जो इस लेवल स्टूडेंट, उसके 3 पेपर होते हैं। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 या उससे ज्यादा पेपर है? तकरीबन सबके। तो उसका मतलब है आपने अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करना है। 2 घंटे से कम नहीं तो 2 घंटे से ज्यादा भी। अगर 2 घंटे पूरे हो गए हैं, काम हो गया है, तो 2 घंटे काफी है। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, थ्रू आउट द सेशन मेहनत करनी है, 2 घंटे पढ़ना। यूजिंग मोबाइल, देखिए एक बार मैं आपसे पूछूं ना मोबाइल के कितने फायदे हैं, आप मुझे 100 फायदे यहां पे बता देंगे, लेकिन ये भी मुझे अंदाजा है कि वो फायदे आप उनको हासिल नहीं कर रहे। ऑन दी होल मोबाइल जो है ना, मोबाइल एक नुकसानदेह, आप शायद इस चीज को एग्री ना करेंगे अभी, लेकिन मोबाइल नुकसानदेह चीज है। मोबाइल नुकसान, कोशिश करें इसको कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश क्या करनी है, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। मेरा मोबाइल उम्मी तौर पे साइलेंट होता है, सारे दिन में मैं कभी कोई शायद लेक्चर के दौरान में 1-2 मिनट के लिए देख लूँ, या डे एंड के ऊपर कोई 10-15 मिनट कोई व्हाट्सएप की कोई रिस्पॉन्ड करना होता है, बस। मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होता मोबाइल के ऊपर। आप लोग भी कोशिश करें कि मोबाइल से जितना दूर हो सके उतना बेहतर है। दुनिया में रिसर्च ये बताती है, दुनिया में मोस्ट डिस्ट्रैक्शन वाली जो डिवाइस है वो मोबाइल है। अच्छा भला आप पढ़ रहे होते हैं, टेम्पो बनता है, कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, तो वो सारी जो 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 अटेंशन है, फोकस है, वो टूट जाता है। तो पहली कोशिश क्या करनी है कि मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ, ब्रादराना, आगे आपकी मर्जी, ज़ाहिर आप अपनी मर्जी करनी है। नहीं निकाल सकते तो कम से कम जिस वक्त पढ़ने बैठे ना, मोबाइल को साइलेंट करके बैग में डालना है। साइलेंट करके सामने नहीं रखना। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग आप साइलेंट करके मोबाइल में भी रखेंगे, बैग में भी रखेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद जहन में आएगा, मैं चेक करता हूँ कोई अहम कॉल तो नहीं आई हुई, कोई घर में कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई, और कोई दोस्त ने कोई जरूरी मैसेज तो नहीं किया। अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और एक दफा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए ना, तो आप में से जो स्टूडेंट घरों में पढ़ते हैं उनको अंदाजा ही होगा, पढ़ने बैठे सिर्फ एक बेल होती है और जाके देखना होता है बाहर कौन है, लेकिन इतनी देर में फोकस सारा टूट जाता है। दोबारा उस जगह पे जुड़ने के लिए जिस जगह से छोड़ा था कंसेप्ट को 5 मिनट लग जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि मोबाइल को खास तौर पे पढ़ाई करते हुए अलग रखें, इसको छोड़ दें तो बेहतर है, वरना कम से कम साइलेंट करें और बैग के अंदर रखें कि आपकी नज़र भी उधर ना जाए। फिर इसके बाद वीकली टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। अनफॉर्चुनेटली जो वीकली टेस्ट स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं ना, हमारा हर वीक टेस्ट होते हैं। इसका शायद शेड्यूल आपका इस वीक में शेयर हुआ होगा, लेकिन आपका इस वीक में टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक में होगा। परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो वीकली टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। सिर्फ आपके लिए ये कंसेप्ट को समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है कि आप एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। और ये कैसे पता चलेगा आपको
ये जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा। तो वीकली टेस्ट भी लाजमी देने आपने, और फिर जो चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया, इसके बाद इन चैप्टर्स को रिवाइज कब करना है? साथ साथ कोशिश करें, हर हफ्ते करें। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं है, हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, मेरी लिमिटेशन है। मेरी क्या, मुझे इस दीवार के दूसरी तरफ क्या है नज़र नहीं आ रहा, क्या ये मेरी बीमारी है? कोई ऐसा ही है, ठीक है। मैं जो कुछ याद करता हूं एक दिन के बाद भूल जाता है, क्या ये बीमारी है? ये भी नेचुरल है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट ये कहते हैं, आप जो कुछ एक दिन में पढ़ते हैं 24 घंटे के बाद 50% भूल जाता है, 48 आवर्स के बाद 80% भूल जाता है, 72 आवर्स के बाद लगभग 95% के करीब भूल जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप में से अक्सर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, होगी क्या कि सर जो कुछ याद करते हैं वो भूल जाता है। याद रखें, इसके लिए हमने इलाज रखा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी ये बताना चाहता हूं कि इसको आपने ये नहीं समझना कि आप में ये कोई प्रॉब्लम है, ये नेचुरल है। इसका हल बड़ा सिंपल है। क्या? जो कुछ आपने नई चीज, जब भी कोई नई चीज सीखे ना, विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज जरूर करना है। आपने क्लास में आज जो कुछ पढ़ा है ना, घर जाके उसकी असाइनमेंट कर लीजिए, वो इंशाल्लाह फिर अब भूलेगा नहीं, रिटेंशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। फिर जो 24 घंटे बाद भूलना था, अब वो हफ्ता लेगा भूलने में, और हफ्ते के बाद आपने दोबारा रिवीजन कर लेनी है। ये एक ना फॉरगेटिंग कर्व होता है, फॉरगेटिंग कर्व, ये कभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता भूलती हैं। फिर क्या करना है, जब भूलना शुरू हो जाए आपने फिर रिवीजन करनी है, वो फिर ऊपर आ जाती है, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। फिर उसके बाद फॉरगेटिंग कर्व डाउन जाना शुरू हो जाता है, ये चीजें भूलना। इस तरह पीरियोडिक रिवीजन करनी होती है, रेपिटेशन के जरिए से आप में रिटेंशन पावर बढ़ती जाती है। वो कैसे आपने करना है वो मैं आपके साथ बताऊंगा। अभी सिर्फ मसला आपके सामने रख रहा हूं, हल भी है, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन कोशिश करनी है क्या, आज जो पढ़ा है घर जाके उसके विद इन 24 आवर्स रिवीजन और असाइनमेंट जरूर करनी है, और वंस इन अ वीक प्रीवियस जो भी टॉपिक्स होंगे इनको भी जरूर रिवाइज करना है। डन जी। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, एफर्ट कितनी है मैंने आपको बता दिया है। 2 घंटे डेली पढ़ना है, इसमें होम असाइनमेंट भी करनी है, वीकली टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। रिसोर्सेज क्या है, 2 रिसोर्सेज हैं आपके पास। आपको हमारी बुक तकरीबन कंप्लीट होगी, आज पब्लिशिंग के लिए इंशाल्लाह चली जाएगी। हमारी बुक भी है, आईकैप की बुक भी है। जो बुक यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मेरे से मशवरा लें तो आईकैप की बुक रहने दें, हमारी वाली जो बुक है इसको आप यूज़ कीजिएगा, ये बेहतर है मेरे ज़ाती ख्याल में उससे बेहतर है। बाकी बहरहाल आप दोनों में से लाजमी नहीं है कि ये बुक यूज़ करें, आप अगर आईकैप की बुक को यूज़ करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों बुक यूज़ ना कीजिएगा, आपका बर्डन बढ़ेगा। पहले आप ऐसा कीजिए, मैं मशवरा उम्मीद तौर पे ये देता हूँ कि आप रैंडम बेसिस पे कोई से 2-3 चैप्टर कंपेयर कर लें, कोई एक कंसेप्ट रैंडमली पढ़ लें, ऑथर की बुक में से भी, आईकैप की बुक में से भी, आपको लगे जो आसान है उसको फॉलो कर लीजिए। लेक्चर प्लान क्या, अच्छा कोर्स कंप्लीशन डेट क्या होगी हमारी, कोर्स हमारा खत्म हो रहा है 18 जुलाई को, नॉर्मली 30 जुलाई को होता है, लेकिन चूंकि इस दफ़ा पेपर आपके थोड़े पहले आ गए हैं, मिड ऑफ अगस्त हैं, तो हमने भी जो कंप्लीशन डेट रखी है वो मिड ऑफ जुलाई के करीब रखी है। तकरीबन 90 के करीब लेक्चर्स होंगे हमारे, 40 के करीब, 40-45 के करीब लेक्चर्स होंगे हमारे बिजनेस लॉ के, और इसी तरह तकरीबन इतने लेक्चर्स होंगे हमारे 45 के करीब कंपनी लॉ के। बिजनेस लॉ के 15 चैप्टर्स हैं और कंपनी लॉ के 10 चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको इससे ये लग रहा है कि कंपनी लॉ आसान है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो चैप्टर्स ज़्यादा है, लेकिन हर चैप्टर में कंसेप्ट निस्बतन कम है। कंपनी लॉ के चैप्टर्स कम हैं, लेकिन हर चैप्टर में कंसेप्ट्स ज़्यादा है और थोड़े से टेक्निकल है। कंपनी लॉ निस्बतन ज़्यादा टेक्निकल है बिजनेस लॉ से। लेक्चर प्लान क्या होगा हमारा, डेली क्लास स्ट्रक्चर, डेली बेसिस के ऊपर हमने जो कुछ प्लान किया है, जैसे मैंने कल क्या पढ़ाना है, आज मैं बैठ के सारा प्लान करके, प्लान शेयर करके फिर नॉर्मली घर जाया करता हूँ, ये सारे अगले दिन का प्लान करके। तो आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर क्लास के स्टार्ट में शेयर कर दिया जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ना है। जैसे आज भी शायद कोई पर्ची शेयर हुई है आपके साथ, कोई पर्ची शेयर नहीं हुई है, चले कल से वो होगी।
तो जो कुछ मैंने पढ़ाना है वो आपको पहले बता दिया जाएगा, उसका माइंड मैप भी शेयर कर दिया जाएगा। आपने करना क्या है, उस माइंड मैप को अपने पास ड्रॉ कर लेना है। कोई एक रजिस्टर ले लीजिए अपना एक, जिसमें लगभग 100 के करीब पेजेस हो। कोई रजिस्टर ले लें या नोटबुक ले लें जिसमें लगभग कितने पेजेस हों, 100 के करीब पेजेस हों, और उसके बाहर लिख दीजिए कैफ फॉर माई रिवीजन नोट्स। डेली बेसिस के ऊपर आपको माइंड मैप शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने उस माइंड मैप को देख के खुद ड्रॉ करना है। हालांकि प्रिंट भी ले सकते हैं आप इसका, लेकिन मेरा मशवरा है प्रिंट ना लीजिए, बल्कि इस माइंड मैप को खुद ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने जब कभी रिवीजन करनी हो ना, कभी टेस्ट है, मॉक वगैरह है, तो आपने जो खुद माइंड मैप अपने हाथ से ड्रॉ किया होगा ना, उसको देख के रिवीजन कर लीजिएगा। 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, कौन से कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, आई कैप की बुक में या हमारी बुक में ये कंसेप्ट किस जगह पे है, ताकि आप घर जाके जब रीडिंग करनी हो ना तो रीडिंग भी कर सके, और होम असाइनमेंट भी दी जाएगी। अच्छा, होम असाइनमेंट से मुझे याद आ गया, आपके पूरे सेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम सारे एक जगह कंपाइल करके रखेंगे। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो हम LMS के ऊपर अपलोड कर दिया करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें जो है वो आप किसी एक जगह पे कंपाइल करके दे दीजिए। तो उसके लिए एक हमने वेबसाइट है sirasif.com। ठीक है, आपने क्या करना है, आज जाना है इस वेबसाइट के ऊपर और इंश्योर कर लेना है कि नेट आपका कनेक्टेड हो, स्पीड अच्छी हो। अब मेरा मोबाइल वो दूर पड़ा, वो जितने को सिग्नल खींच सकता है ना उतने को सिग्नल खींच रहा है। टीए हैं यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, वही 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 ट्राई करूं। नहीं जी, चलिए, सिग्नल वीक है, जरा मोबाइल मेरा दूर पड़ा हुआ है। तो ये साइट पे जाएंगे ना sirasif.com, तो यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे 6-7। आपका जो अपना सब्जेक्ट होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, गूगल ड्राइव ओपन होगी, उसके अंदर हम आपके सारे रिसोर्सेज शेयर करके रखा करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाया करेंगे। ठीक है जी, वापिस आ जाते हैं। माइंड मैप आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा, कंसेप्ट की डिस्कशन होगी फिर उसके बाद, यानी जैसे मैंने आपके साथ 1 बाय 1 ये डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, एंड पे हमने 2 मिनट क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही टेस्ट और अंडरस्टैंड, ये डेली वैल्यूएशन होगी। आपने जो कुछ पढ़ा है समझ आया कि नहीं, एग्जाम में केस स्टडी में अप्लाई करने के काबिल है कि नहीं, उसके लिए डेली आपकी वैल्यूएशन होगी। क्लास में आपका डेली क्विज हुआ करेगा, वो क्विज लाइव होगा, उसमें हम डिफरेंट केस स्टडीज को भी टेस्ट किया करेंगे। इससे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये डेली जो हमारा लाइव क्विज होता है ना, इसमें केस स्टडीज की शक्ल में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए केस स्टडी जो है ना वो इंशाल्लाह जैसे जैसे 20-25 क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो आपके लिए बड़े आपकी ग्रिप हो जाएगी, आपके लिए हलवा हो जाएगी केस स्टडी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जितने भी रिसोर्सेज मजीद हैं वो हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डन जी, कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, बट ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम, देखें मैंने आपको बताया स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम आई कैप की बुक यूज करते हैं तो आप पढ़ते हैं लेकिन लेक्चर आपसे लेते हैं, बुक आई कैप की अगर कोई यूज करे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डेली बेसिस के ऊपर जो आपको लेक्चर प्लान देंगे ना, उसमें आई कैप की बुक का रेफरेंस भी होगा, उसमें हमारी बुक का रेफरेंस भी होगा। ठीक है, कि ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में इस जगह पे है और आखिरी बुक में इस जगह पे है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आप एक चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाए ना, आई कैप की बुक से भी पढ़िएगा और फिर उसके बाद हमारी बुक से भी पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फैसला कर लीजिएगा कि आगे किधर लेके चलना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी चल,
हाँ, पहले बिजनेस लॉ स्टार्ट करेंगे कि कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे? पिछले सेशन में हमने पहले कंपनी लॉ स्टार्ट किया था, उसकी एक रीज़न थी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कंपनी लॉ वाले थे। इस दफ़ा हम पहले बिजनेस लॉ स्टार्ट करेंगे, कल से बिजनेस लॉ होगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।